हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2021 को सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए आयोजित परीक्षा पेपर का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे 50 के 50 मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम था उनके सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो बुकलेट ए से उठाया है, तो उसी के अनुसार मैं आपको ये जो ऑर्डर होगा सीरियल वाइज, जो क्वेश्चन का होगा सीरियल वाइज, वो बुकलेट ए के अनुसार ही होगा। आप अपने अनुसार ये आंसर वहाँ पे चेक कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हमें कितना आता है, 1 + 1 अपॉन 9 का होगा ये 9 + 1 अपॉन 9, 10 अपॉन 9। तो हम इसके बदले 10 अपॉन 9 लिख देंगे। तो इसे नीचे हम लिखते हैं 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 10 अपॉन 9। ठीक, इसको सॉल्व जब करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। 1 + 1 + ये 9 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे रह जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। ठीक, तो 1 + 9/10 को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 10, 10 + 9 ये हो जाएगा 19/10। तो हम इसके बदले 19/10 लिख देंगे। तो ये नीचे आकर कितना हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन 19/10। इधर 10 ऊपर आ जाएगा, 1 + 10 अपॉन 19 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये कितना होगा, 19 1 + सॉरी ये 19 आ जाएगा, 19 + 10 हो जाएगा 29/19। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 3.2 के ऊपर एक लाइन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद 2 का रिपीटिशन हो रहा है और 5.4 बार, मतलब दशमलव के बाद यहाँ पे 4 का रिपीटिशन हो रहा है। तो हमें इन दोनों का सम निकालना है या फिर जोड़ निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को कुछ मान लेता हूँ। मान लिया मैंने कि x.3.20 है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ y = 5.4 का बार है। तो हमसे पूछा क्या गया है, मेनली हमसे पूछा गया है x + y पूछा गया है, जो कि 5.4 का बार प्लस 3.2 का बार होगा। तो हम एक एक कर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं इसे। तो ये मान लेते हैं कि हमारा मान लिया हमने x = 3.2 का बार है। ठीक, और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम क्या करेंगे, दोनों साइड यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 32.2 का बार। ठीक, और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जब दो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 10x - x 32.2 का बार माइनस 3.2 का बार, ये कितना हो जाएगा 9x और ये कितना बचेगा 29। तो x हमारा कितना हो गया 29/9। ठीक, इसी तरह इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 मान लेते हैं और दोनों साइड 10 से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 10y बराबर हो जाएगा 54.4 का बार। और इसी इक्वेशन हम 4 मान लेंगे। जब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 10y - y 54.4 का बार माइनस 5.4 का बार, ये कितना हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 49 और y = 49/9। हमें आंसर किसका पता करना था, x + y का। x का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू आ गया है, दोनों को जोड़ देंगे x + y।
29/9 प्लस 49/9, ये कितना हो जाएगा जोड़ने पे 78/9। तो ऑप्शन इसमें कहाँ है, ये चौथा टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 टू गेट 3/7, मतलब -7/3 में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 हो जाए। तो हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि -7/3 में x जोड़ने के बाद 3/7 आ जाएगा, ठीक। तो जब हम इसे राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3/7 प्लस 7/3, जब इनका एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 7 से ये 3 बार मिलाएगा, ये 9 हो जाएगा। और 3 से ये 7 बार मिलाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 58/21, 58/21। तो 2 आंसर हो जाएगा हमारा, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:2, द 2 नंबर्स आर, मतलब 2 होल संख्या है जिनका जो डिफरेंस है या अंतर 66 है और उन 2 संख्याओं का रेशियो या फिर अनुपात 5:2 है। तो वो 2 नंबर कौन कौन है वो हमें पता करना है। तो मान लेते हैं कि से लेट 2 होल नंबर्स बी x एंड y। मान लेते हैं कि 2 होल नंबर x और y हो गया, जहाँ पे x y से बड़ा है, ठीक। x y से बड़ा है तो x माइनस वाई क्या हो गया 66। ये हमारा एक पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, x बाई वाई इक्वल टू 5/2, मतलब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 5y, x बराबर क्या हो गया 5y/2। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं और इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, x के बदले 5y/2 माइनस y बराबर 66, ये क्या हो जाएगा 3y/2। जब आप इसे घटा देंगे तो 66 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 गुने 2/3। इसे आप 22 टाइम्स से कट हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो गया 44। और इस y की वैल्यू को अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5y/2 है, तो 5 गुने 44/2, ये 22 बार में कटेगा। तो x कितना हो गया 110, x हो गया 110 और y हो गया 44। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ एंगल A एंड एंगल C आर 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन। तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि जो अपोजिट की ये भुजाएं हैं वो उनका लेंथ इक्वल होगा और ये 90 डिग्री पे नहीं होगा जो एंगल है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल्स होता है, अपोजिट एंगल्स का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल C होगा और एंगल B बराबर एंगल D होगा। तो यहाँ पे एंगल A बराबर एंगल C होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। छठा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है रोम्बस और उसका डायगोनल्स दिया हुआ है। तो रोम्बस क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है और उसका डायगोनल एक दूसरे को सेंटर पे बाइसेक्ट करता है।
और ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगोनल होता है उसका एक दूसरे को सेंटर पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो ये मान लेते हैं कि ये वाला डायगोनल बड़ा है, मतलब 16 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है 90 डिग्री पे, इसे ओ मान लेते हैं। तो ये 16 था, बाइसेक्ट होने का मतलब है 8 सेंटीमीटर का ये होगा और 8 सेंटीमीटर का ये होगा, और ये 12 सेंटीमीटर का था तो ये 6 सेंटीमीटर का हो गया और ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब ये 90 डिग्री है, रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है और ये है इसका साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद देखते हैं साइड कितना आता है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 36, ए स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ए कितना हो जाएगा रूट अंडर 100 मतलब 10, मतलब इसका जो एक साइड है रोम्बस का वो हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सेकंड। 7वां क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीन होता क्या है, मीन होता है आपके पास जो डाटा दिया है सबको जोड़ दीजिए और टोटल कितना डाटा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास टोटल कितना डाटा है 1 2 3 4 5 6, और मीन दिया हुआ कितना है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 6 8 14 14 26 और 5 25, 25 प्लस x बाई 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 25 प्लस x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 माइनस 25, तो आंसर हो जाएगा 23। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, डाटा कलेक्टेड इन अ सर्वे शोज दैट 40% ऑफ द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। द सेंट्रल एंगल इन डिग्रीज ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इज। मतलब जो 40% जो लोग हैं वो एक पार्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो पाई चार्ट के द्वारा हमें बताना है कि ये कितना एंगल कवर कर लेता है। तो अगर ये पूरा 100% कवर कर लेता है तो 100% मतलब 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो 40% कितना डिग्री को कवर कर रहा है या फिर इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना होगा। तो 100% पे 360 डिग्री कवर करता है, 1% पे वो 360 डिग्री बाई 100 डिग्री कवर करेगा, और 40% के लिए वो कितना डिग्री कवर करेगा या फिर सेक्टर का जो एंगल हो वो कितना होगा 360 100 इंटू 40। इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा और इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा और हमारा एंगल आ जाएगा 144 डिग्री। तो ये 40% बराबर इसका जो ये हो जाएगा सेक्टर का एंगल हो जाएगा वो 144 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। 9th क्वेश्चन है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 15,000। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस रेंट ऑन अ पाई चार्ट इज 60 डिग्री। द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन फूड एंड हाउस रेंट इज। मतलब किसी इंसान का जो सैलरी है महीने का वो है 15,000 रुपये, और जो ये सेंट्रल सेक्टर वो दिखा रहा है कि वो अपनी कमाई का इतना हिस्सा खर्च कर देता है फूड्स पे या फिर रेंट पे रूम के। तो कितना रुपया वो खर्च कर देता है फूड और हाउस रेंट पे। तो 360 में क्या है, 360 रिप्रेजेंट कर रहा है 15,000 सैलरी को, 360 डिग्री 15,000 रुपये को दर्शा रहा है। ठीक, तो 60 डिग्री कितने को दर्शाएगा, मतलब जो 60 डिग्री है वही उसका खर्च होगा। तो 360 डिग्री के लिए हो गया कितना 15,000 रुपये। 1 डिग्री कितने रुपए को रिप्रेजेंट करेगा 360, और 60 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा 15,000
360 को 60 से 6 बार में, और जब इसे कट करेंगे तो ये 2500। तो वो कितने रुपए खर्च कर देता है अपने फूड पे और हाउस रेंट पे? कर देता है 2500 रुपये खर्च अपने फूड और हाउस रेंट पे। 10th क्वेश्चन है द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स, मतलब क्लास इंटरवल का जो मध्य वैल्यू है उसे क्या कहते हैं? तो ये बस आपको याद करने वाला है कि उसे क्लास मार्क कहते हैं। आपने मेरे ख्याल से याद किया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका क्लास मार्क जो है वो आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है इफ़ द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 12, मोड 12 है एंड द मीन इज 3, देन मीडियन इज। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मोड मीडियन और मीन को रिलेट करने के लिए, वो होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, तो पहले हम इसे एक साइड ले आते हैं, तो इसे लिख देंगे 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब हमारे पास मोड का वैल्यू दिया हुआ है, मीन का वैल्यू दिया हुआ है, उससे हमारा मीडियन का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो वैल्यू हमें दिया हुआ है उसे बस इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मोड का वैल्यू कितना है 12 और मीन का वैल्यू कितना है 3। तो ये कितना हो जाएगा 18। तो मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा 18/3 = 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। 12th क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00000121। तो देखते हैं कि इनका स्क्वायर रूट कितना आता है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? पहले जो हमें संख्या दिया हुआ है उसे लिख देते हैं 121, और उसके बाद क्या करते हैं दशमलव के दाएं साइड से इसका पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये कितनी बार में भाग लगेगा? तो 0 में तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे एक पेड़ के बदले एक 0 लिख देंगे, इस दूसरे पेड़ के बदले एक दूसरा 0 लिख देंगे। अब इस 0 1 में तो भाग लग जाएगा, तो कितने बार में लगेगा? एक बार में लग जाएगा, तो 1, और यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, और इस 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इसे 21 को यहाँ पे लिखने के बाद कितने से भाग लग जाएगा? एक बार में, तो 1 यहाँ लिख देंगे, और ये हो गया 21। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया? ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया 0.0011। तो क्या हो जाएगा? 3rd हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर 10825 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जो हमारा है भाग विधि द्वारा हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर या फिर शेषफल होगा उस संख्या को घटाने पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं 8245। कैसे निकालते हैं? बाएं साइड से पेयरिंग करते हैं। किससे लग जाएगा भाग? 3 से लग जाएगा, 9 होगा, 1 8 2। अब कितनी बार में देंगे? 2 बार में लग जाएगा, 1 2 4। ये कितना हो जाएगा 580, और ये दोनों उतार देंगे यहाँ पे 45। 2 को ऐड यहाँ पे लिखने के बाद 64 हो जाएगा। कितनी बार में देंगे? 9 बार में लगेगा, या कितनी बार में देखना होगा हमें। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, ये 9 बार में लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5841। तो 4000 हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 4। तो अगर इस 4 को हम घटा देंगे इसमें से, तो हमारा ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 14th क्वेश्चन है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 6859। तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालना स्टार्ट करेंगे ये फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें ऑप्शंस दिए गए उन्हीं को क्यूब करके देखते हैं। अगर उनका क्यूब करने के बाद
जो उसका यूनिट डिजिट अगर ये 9 आ गया तो उससे ये आंसर मैच कर जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 का अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आता है, तो ये 3 आता है। ठीक, 3 को अगर हम क्यूब करें तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 7 आएगा। 9 को अगर क्यूब करें तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, वो 9 आएगा। फिर 1 का भी करके देख ही लेते हैं, 1 का अगर क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 9 किस पे आ रहा है, इस 9 पे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1296 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये बुकलेट नंबर ए का 15वां क्वेश्चन है, आप ये मार्क करके रखना, मैं यहाँ पे नंबर संख्या देता जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1296 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, मतलब 1296 में से किस सबसे छोटे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर देख लेते, लिख लेंगे हम अपना 1 2 3 4 5 6 से लिख लेंगे आगे, लेकिन हम 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो हम स्टार्ट 2 से करेंगे। ठीक, तो पहले 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1296 को हम 2 से भाग देने पे कितना आ जाएगा, ये 648। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब क्या करेंगे, तो ये नहीं है, अब 3 से देंगे। 1296 में 3 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 432 आएगा, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब 4 से देंगे, 1296 में 4 से भाग देने पे कितना आएगा, 324, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 4 भी कट कर देंगे। 5 से देखते हैं, 1296 में 5 से भाग देने पे ये आएगा इतना, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 5 भी हमारा नहीं होगा। अब 6 से देंगे, 1296 में 6 से भाग देने पे हमारा आ जाता है 216, जो कि परफेक्ट क्यूब है 6 का। ठीक, तो एक तो तरीका है ये कि आप सारे नेचुरल नंबर लिख लो और उनसे ट्राई करके देख लो। दूसरा तरीका है कि जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उस ऑप्शन से डायरेक्ट आप डिवाइड करके देखो, अगर ये परफेक्ट क्यूब आ रहा है तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि 2 ऐसे क्वेश्चन हो जिनसे 2 संख्या से ये डिवाइड होने के बाद ये आंसर हो, तो उनमें जो सबसे छोटा हो वो आप चूज कर लेना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 6 से भी डिवाइड करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब आ रहा है, और एक हो सकता है कोई और संख्या हो उससे भी ये परफेक्ट क्यूब हो रहा हो, तो आप देख लेना कि जिन 2 संख्याओं से ये डिवाइड होने के बाद परफेक्ट क्यूब हो रहा है उनमें से सबसे छोटा जो होगा वो आप आंसर लिख लेना। तो यहाँ पर तो आंसर सब ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब जो दूसरा आंसर है वो 6 हो जाएगा आपका। 16th नंबर जो क्वेश्चन है वो है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। 72% ऑफ 25 गुड इन मैथमेटिक्स, एंड पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। तो गुड इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे, गुड इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे, मैट्रिक्स हो जाएंगे 72% ऑफ 25, तो कितना हो जाएगा, मैथ्स में कितने बच्चे अच्छे हैं, वो है 18 बच्चे अच्छे हैं मैथ्स में, और टोटल कितने बच्चे हैं 25। तो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स कितना हो गया, नॉट गुड इन मैथ्स हो गया टोटल माइनस जितने बच्चे अच्छे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है आई परचेज्ड 1 डजन पेंसिल एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर पेंसिल, फॉर हाउ मच आई सेल अ पेंसिल टू मेक 20% प्रॉफिट। मतलब मैंने 1 दर्जन पेंसिल खरीदा 5 पैसे प्रत्येक पेंसिल की दर से, और मैं प्रत्येक पेंसिल को कितने पे बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। तो बाइंग प्राइस कितना हो गया, बाइंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया, 5 पैसा, राइट, एंड प्रॉफिट कितना हो गया 20%। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट है ये, प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा
20% ऑफ 5 पैसा कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 5, ये हो जाएगा 100/100, मतलब एक पेंसिल से 1 पैसा प्रॉफिट होगा। तो ख़रीदा कितने में था 5 पैसे में, और प्रॉफिट कितना लेना है 1 पैसा का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बाइंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा 6 पैसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम अमाउंट्स टू ₹4,410 आफ्टर 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो सपोज कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल बी पी। तो फॉर्मूला क्या होता है सम अमाउंट्स का, सम अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 का पावर टाइम। तो सम अमाउंट कितना दिया हुआ है 44, 10, और प्रिंसिपल पी है हमारा, रेट कितना है 5, और टाइम कितना है 2 साल। पी इसे कट कर देंगे 20 टाइम्स में हो जाएगा 1 + 1/20 का स्क्वायर, पी ये 21/20 हो जाएगा और स्क्वायर। इसे मैं यहाँ लिख रहा 44, 10 पी, ये कितना हो जाएगा 400। तो जब इसे कट करेंगे तो 10 टाइम में कट होगा, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 400 इंटू 10 इक्वल टू 4000 रुपया। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 3x - 4y - 7z फ्रॉम द सम ऑफ x - 3y + 2z एंड -4x + 9y - 11z। मतलब इन दोनों के जोड़ में से, एडिशन में से जब आप इसे घटाएंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, x - 3y + 2z -4x + 9y - 11z। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे जोड़ने के बाद 3x - 3x + 6y - 11z। अब इसमें से इसे घटा देना है, तो -3x + 6y - 11z में से किसे घटाना है, इस वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा 3x - 4y - 7z। तो -3x + 6y - 11z -3x + 4y + 7z। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -6x ++ 10y -11 में से +7 कैसे आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, ये 9 होगा, -9 और +7 ये हो जाएगा -2z। इसे आप ये सही कर लेना, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया हुआ था। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -6x + 10y - 2z। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 20वां नंबर है, वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5x² - 4x + 3 इज डिवाइडेड बाई x - 2। तो जब 5x² - 4x + 3 को x - 2 से भाग देंगे तो शेषफल या रिमाइंडर होगा हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले किससे लगाएंगे भाग, 5x से, 5x² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे -10x, तो माइनस प्लस, तो ये कट हो जाएगा और 10 में से 4 गया तो 6x और ये +3। अब कितना से भाग लगाएंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 6x - 12 माइनस प्लस
ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 15, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 15। 21st क्वेश्चन है वो है इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज। अगर इसका वैल्यू ये 3 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं हम, x माइनस 1/x बराबर 3। अब क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू 1/x और ये हो जाएगा 9। तो इससे ये कट जाएगा और ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 9 प्लस 2 11। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 11। एक बार क्या करते हैं, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, अगेन ऑन स्क्वायरिंग। तो एक बार और स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आएगा, 11 का स्क्वायर, ये आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर और ये हो जाएगा 121। तो आप ये कट जाएगा और बचेगा कितना, 121। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 121 माइनस 2 कितना आ जाएगा 119। यहाँ पे सिंपली आप a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसे a मान लेना और इसे b मान लेना और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लेना, आपको ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये दूसरा। 22nd क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द स्क्वायर हैविंग डायगोनल लेंथ d इज गिवन बाई। एक स्क्वायर या वर्ग जिसका डायगोनल d है तो उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर, जहाँ पे ए है वो इसका साइड होता है, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 टाइम्स ए, और डायगोनल कितना दिया हुआ है डी, तो √2 टाइम्स ए का वैल्यू कितना आ गया d/√2। अगर इस a के वैल्यू को अगर यहाँ डाल दे तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर d/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा d²/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इज। एक सर्किल का एरिया दिया गया है, आपको पेरीमीटर बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल पहले देखते क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर उसका रेडियस है और एरिया कितना दिया है 154। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 इंटू 7/22, 7 टाइम्स में कट जाएगा ये, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर, मतलब रेडियस का वैल्यू आ गया 7। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। पाई का वैल्यू होता है π/22/7 और आर यहाँ हमारा हमने कैलकुलेट किया 7, तो पेरीमीटर कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। 24 क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हैविंग पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 1 डायगोनल 24 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ
रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक। लेकिन हमारे पास D1 कोई एक डायगोनल तो दिया हुआ लेकिन दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं रोम्बस के, उससे दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो मान लेते ये डायगोनल D1 है जो ऐसे जा रहा है और ये डायगोनल D2 है। हम जानते हैं कि ये दोनों है ना, रोम्बस के जो डायगोनल है एक दूसरे को सेंटर पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा D1/2 और ये हो जाएगा D2/2, ठीक। D1 अगर इसका लेंथ D2 था तो ये हो जाएगा D2/2, और अगर इसका लेंथ D1 था तो ये हो जाएगा D1/2, और ये 90 डिग्री पे है और ये एक साइड हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये सेकेंड डायगोनल का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले हमें ए पता हो। तो हमें एक और वैल्यू दिया गया कि पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर उसका क्या होता है 4 टाइम्स ए होता है, तो 80 सेंटीमीटर है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे देखते हैं हमारा जो सेकेंड डायगोनल है उसका वैल्यू कितना आता है, ये ए स्क्वायर होगा, ठीक। D1 मान लेते हैं कि 24 दिया हुआ है, तो 24/2 D2/2 का स्क्वायर, और ये 20 है तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा, ये 400 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 144 प्लस D2/4 और ये 400। मैं इसे यहीं पे कर दे रहा ताकि एक ही पेज में रहे। ये D2/2 हो जाएगा, ये सॉरी 400 में से 144 को माइनस कर देंगे, D2/4 कितना हो जाएगा 256। जो आप D2 को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 256 गुने 4, ये आ जाएगा D2 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू D1 कितना था 24 और D2 कितना हो गया 32, तो 12 टाइम्स में कट जाएगा, ये 384 स्क्वायर सेंटीमीटर इस रोम्बस का एरिया हो जाएगा, तो आंसर 3 हो जाएगा ये। 25th क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड दैट ऑफ अ कोन ऑन सेम बेस एंड ऑफ सेम हाइट। मतलब उस सिलेंडर और कोन का जो बेस यानी रेडियस और जो हाइट है वो सेम है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, फॉर्मूला क्या है πr²h। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं, वो होता है 1/3 πr²h। और दोनों का जब हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे रेशियो ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा πr²h 1/3 πr²h। πr² से πr² कट जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया रेशियो 3:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 4th ऑप्शन। 26th क्वेश्चन इज इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन आर डबल्ड देन वॉल्यूम ऑफ कोन बिकम्स। अगर हाइट और रेडियस किसी कोन का दुगुना कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा। तो पहले मान लेते हैं कि से इनिशियली जो हाइट था, इनिशियली मैं हाइट ले रहा h1, वो था h, और जो रेडियस था इनिशियल वो था r1, तो r। तो वॉल्यूम कितना हो गया, पहले इनिशियली वॉल्यूम था πr²h। आफ्टर डबल इसी में वॉल्यूम v1 मान ले रहा। हाइट कितना हो गया, हाइट h2 हो गया, दुगुना होना था तो वो हो जाएगा 2h, और रेडियस भी दुगुना करना था हमें,
तो वो भी हो जाएगा 2r। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम V2 डबल करने के बाद पाई, यहाँ पे हो जाएगा ये R1 और ये H1 था, तो ये पाई R स्क्वायर H, मतलब पहले कितना था वॉल्यूम, ये पाई R स्क्वायर था, अब कितना हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और ये H2, तो पाई R2 कितना है 2r, सॉरी यहाँ पे कोण है तो कोण का 1/3 होता है, 1/3, और H2 का ये हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा 8/3 पाई R स्क्वायर H। तो जब आप V2 को V1 से भाग देंगे, V2/V1, तो ये आंसर आ जाएगा आपको 8। आप भाग देकर देख लेना क्योंकि इसमें बस 8 ही अलग है, तो ये 8 ही इसका फैक्टर, ये मल्टीपल हो जाएगा। जब V2 बराबर V1 डालेंगे तो V2 बराबर 8V1 हो जाएगा, मतलब ये जो वॉल्यूम है उसका 8 गुना हो जाता है, तो ये 8 टाइम बढ़ जाता है। 27th क्वेश्चन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ वॉल्यूम 19,404 सेंटीमीटर क्यूबिक। एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दिया गया है इतना, और आपको क्या पता करना है, उसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई R क्यू, और वॉल्यूम दिया हुआ कितना 19,404, 2/3, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये हो गया R क्यू। तो R क्यू कितना हो जाएगा 19,404 इंटू 3 इंटू 7, और ये हो जाएगा 44। जब आप इसे कट करेंगे तो ये 41 टाइम्स में कटेगा, और R क्यू कितना हो जाएगा 441 इंटू 21। आप 441 को 21 गुना 21 लिख सकते हैं, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया वो हो जाता है 3 पाई R स्क्वायर, 3 गुने 22/7 गुना 21 गुना 21, 3 टाइम्स में कट जाएगा ये 9 गुना 21 गुना 22। ये आंसर अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4158 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर -1/3। तो 125 -1/3 का पावर को ऐसे लिख सकते हैं 1/125 टू द पावर 1/3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन टिक कर देंगे। 29th क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 24 टू द पावर 2/3 टू द पावर 1/2। तो इसे सॉल्व करते हैं। 24 टू द पावर 24 पावर 2/3 टू द पावर 1/2। 24 को हम 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1/2। ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार में, ये कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 4 1/2। आप इसे बहुत तरीक़ा से कर सकते हैं, मैं इसे अपने तरीके से कर रहा, आपको जो बढ़िया लगे आप वो कर लेना। ये हो गया स्क्वायर रूट 16, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 टू द पावर -2 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। और ये बुकलेट नंबर 1 का 30वां क्वेश्चन है। तो इसे देखते कैसे सॉल्व करते हैं।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, पहले क्वेश्चन को लिख ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप इन संख्याओं को उलट दीजिए, मतलब 1 के स्थान पे 2 लिख दीजिए और 2 के स्थान पे 1 लिख दीजिए। 2/1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर आपका, और ये हो जाएगा 4/1 का स्क्वायर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 9 + 16, ये आंसर आ जाएगा 29। तो ऑप्शन नंबर 4। 31st क्वेश्चन इज द एडिटिव इनवर्स फॉर इंटीजर्स इज। तो इसका मतलब है कि ऐसे कौन सा संख्या है जिसको किसी इंटीजर में जोड़ने पर वही संख्या मिलेगा। जैसे मान लो कि एक इंटीजर है x, तो x में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा जो आंसर है वो x ही आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि y जोड़ेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं x का एडिटिव इनवर्स y है, मतलब x में अगर y जोड़ेंगे तो x ही मिलेगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो x से x ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। मतलब किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स 0 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। 32वां क्वेश्चन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो पहले देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। वो होता है a गुने b गुने c बराबर a गुने b गुने c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। अब एक एग्जांपल द्वारा देखते हैं, मान लेते हैं कि 5 गुने 0 गुने 7, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 को जब 7 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 5 गुना 0 होगा फिर, तो ये 0 हो गया। अब इसका ये प्रॉपर्टी देखते हैं, हमने ये देख लिया। अब इसी को इस तरह लिख कर देखते हैं, 5 गुना 0 गुना 7, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 गुना 7, तो 0। मतलब 0 के लिए भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मतलब इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर का एग्जिस्ट करता है। 33वां क्वेश्चन है इफ़ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A देन इट्स अल्टीट्यूड इज इक्वल टू। मतलब ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसे हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु मतलब जिनकी सारी भुजाएं सेम होती है। तो जब इसका एक अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ये क्या करेगा, बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये इसका लेंथ था, एक साइड का लेंथ था a, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो लेंथ क्या हो जाएगा a/2 और ये होता है 90 डिग्री का, ठीक। और ये जो हाइट है a से लेकर, मान लीजिए यहाँ पर d दे देते हैं, a से d तक का जो हाइट है उसे अल्टीट्यूड कहते हैं, उसे h बोल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, AC² बराबर AD² प्लस DC²। तो AC कितना है A² और AD कितना है H² और DC कितना है A/2 का स्क्वायर। तो H² बराबर क्या हो जाएगा, A² माइनस A²/4। तो 4A² माइनस A²/4। तो H² क्या हो गया, 3A²/4। तो H कितना हो जाएगा, 3A²/4 हो जाएगा, √3 टाइम्स A/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 34वां नंबर है, बुलेट नंबर A का, वो है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। डाइस का मतलब हो जाता है, आपने कभी लूडो खेला होगा तो वो होते हैं छकड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, उसे ही डाइस कहते हैं। तो 2 डाइस को एक साथ फेंकने पर टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1, फिर पहले पे 1 और दूसरे पे 1 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 2 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 3 हो, पहले पे 1 हो दूसरे पे 4 हो, पहले पे 1 हो और दूसरे पे 5 हो, पहले डाइस पे 1 हो और दूसरे डाइस पे 6 हो। तो इस तरह 6 आ गए
अब दूसरे पे अब क्या है, पहले पे 2 हो और दूसरे पे 1 हो, इसी तरह पहले पे 2 हो और दूसरे पे 2 हो, और इस तरह ये बढ़ता जाएगा, और एक पहले पे 2 और दूसरे पे 6, तो 6। अब एक कंडीशन ये हो सकता है, तो इसमें भी 6 केस होंगे। हो सकता है कि पहले पे 4 हो और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, तो इसका भी 6 होगा। हो सकता है पहले पे 5 हो और दूसरे पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो, तो 6 आउटकम इसके भी हो सकते हैं। और हो सकता है पहले पे 6 हो और दूसरे पे 1 से लेकर कुछ भी हो, तो ये हो जाएगा। तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे जो हम इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 को 6 बार जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। 35th क्वेश्चन है, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head is। 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले देखते हैं पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है पहले कॉइन पे टेल आए, हेड आए और दूसरे पे भी हेड आए, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। मतलब टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, 4। और फेवरेबल जो हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो जाएंगे, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो दोनों पे हेड हो सकता है, एक पे हेड एक पे टेल हो सकता है, एक पे टेल और दूसरे पे हेड हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर 2। 36th क्वेश्चन इज, देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 100 men for 30 days. If the number of men is reduced to 80, then the number of days the food could last for each। मतलब अगर 100 आदमी के लिए 30 दिन का खाना उपलब्ध है तो 80 आदमी उसे कितने दिन में खाएंगे। तो 100 आदमी कितने दिन में खा रहा है उसे, 30 दिन में, ठीक। तो एक ही आदमी को अगर खाना पड़े तो वो कितने दिन में खाएगा सारा खाना, 30 गुने 100, इतने दिनों में खाएगा। लेकिन अगर 80 आदमी को वही खाना खाना हो तो कितने दिन में खाएगा वो, 5 4 150/4 दैट इज 75/2 इक्वल टू इतने दिनों में वो खाना खाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला। 37th क्वेश्चन इज, अ वर्टिकल पोल 14 meter high casts a shadow of 10 meter. What will be the height of a tree that casts a shadow of 15 meter under similar conditions? मतलब अगर एक पोल जिसका हाइट 14 मीटर है वो 10 मीटर लंबा छाया बनाता है, तो एक पेड़ का ऊंचाई क्या होगा जो 15 मीटर का छाया बनाएगा। तो इफ़ 10 मीटर का शैडो है तो जो पोल या ट्री का हाइट है वो कितना है, 14 मीटर, ठीक। तो 1 मीटर का अगर शैडो होगा तो पोल या फिर ट्री का जो हाइट होगा वो कितना होगा, 14/10 मीटर। और अगर 15 मीटर छाया या फिर शैडो है तो पोल या ट्री का हाइट कितना होगा, 3 2 7 21 मीटर। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। 38th क्वेश्चन इज, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो इसे देखते हैं, इन 48 आवर्स वर्कर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 15। तो 1 घंटा में काम करने के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी, 48 × 15।
वही काम 30 घंटे में करने के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी? 48 गुने 15/30, तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 24 टाइम्स में कट जाएगा। तो कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी? 24। तो आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला। 39th क्वेश्चन इज इफ a + b + c = 5 एंड ab + bc + ca = 10 देन aq + bq + cq - 3abc इज। अगर इसका वैल्यू a + b + c का वैल्यू 5 दिया है, ab + bc + ca का वैल्यू 10 दिया है, तो aq + bq + cq - 3abc का वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फॉर्मूला क्या होता है। bq + cq - 3abc, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a + b + c, ठीक। और आगे होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो a + b + c का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। और a² + b² + c² माइनस कॉमन ले लेंगे, ab + bc + ca, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना? 10, तो ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, a² + b² + c² - 10। अब हमें जो वैल्यू बस फाइंड करना है वो इसका करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक और फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + ca, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10, तो इस वैल्यू को हम, और इसका 5, तो 5 का स्क्वायर a² + b² + c² + 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 25, और ये a² + b² + c² + 20, तो a² + b² + c² कितना हो जाएगा? 25 - 20 = 5। यहाँ पे इस वैल्यू को 5 डालने के बाद देखते कितना आता है आंसर। तो ये 5 और ये -5 कितना आ जाएगा? -25। तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 40वां क्वेश्चन है वो है a/b + b/a = 2 देन aq - bq = what। अगर ये दिया हुआ है तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? a/b + b/a = 2, ये क्या हो जाएगा? ab a² + b² = 2, a² + b² = 2ab, a² - 2ab + b² = 0। ये किसका फॉर्मूला होता है? a - b का होल स्क्वायर का 0, देन a - b = 0, तो क्या हो गया? a = b। तो अब aq - bq बराबर क्या होगा? a = b है, तो यहाँ पे a के बदले में b डाल देता, तो bq - bq = 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। 41st क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ 3√3x³ - 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 3√3x³ - 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 का क्यूब, ठीक। अब मान लीजिए मैं इसे √3x को a मान ले रहा और 2 को b मान ले रहा, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? aq - bq, और aq - bq को तो हम सॉल्व करना जानते हैं। ये क्या होता है? a - b × a² + ab + b²। अब यहाँ से वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे हम, √3x - 2, ये हो जाएगा 3x² + 2√3x + 4। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ये
पहला वाला आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस डज द पॉइंट 12,5 इज फ्रॉम द ऑरिजिन। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ऑरिजिन क्या होता है 0 0, और एक पॉइंट कहाँ पे है यहाँ पे जो कि है 5 और ये है 12। तो एक लाइन डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे, ये कितना हो गया 90 डिग्री का, और ये पॉइंट हो गया 12 5। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर ये कितना है 12 और 5, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169। तो ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया 13 यूनिट, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 43 क्वेश्चन है, जो 43वां क्वेश्चन वो है, ए कैन डू अ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन ए लिव्स इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी 20 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए चला जाता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में फिनिश करेगा या ख़त्म करेगा। तो देखते हैं इसे। फॉर इन 25 डेज ए कंप्लीट्स वन वर्क। 25 दिन में ए एक काम को करता है, तो एक दिन में वो कितने काम को करेगा 1/25 वर्क करेगा, ठीक, वर्क का 25वां हिस्सा कर देगा। और बी इन 20 डेज में बी कंप्लीट्स वन वर्क, ठीक। तो एक दिन में 20 कितना काम कंप्लीट कर देगा 1/20 वर्क कंप्लीट कर देगा, ठीक। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर देगा, ए प्लस बी कंप्लीट्स वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर देगा 1/25 प्लस 1/20, यह आ जाएगा 9/100। इतना काम एक दिन में दोनों मिलके कंप्लीट कर देगा। एक दिन में इतना काम कंप्लीट कर देगा, तो ए प्लस बी मिलके 5 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देगा, तो 9 × 5/100। मतलब इसे जब कट कर देंगे तो ये 9/20 वर्क कंप्लीट कर देगा ए और बी 5 दिन में मिलके, ठीक। अब क्या होता है 5 दिन बाद ए चला जाता है, तो बी कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। तो काम कितना हो चुका है इतना, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेन वर्क हो गया एक काम में से 9 काम हो चुका है, मतलब 9/20 काम हो चुका, मतलब 11/20 काम बचा हुआ है वर्क, ठीक। और बी क्या करता है 20 दिन में एक काम करता है, मतलब एक काम करने में उसको बी को फॉर बी अलोन, मतलब बी को अकेला एक काम को करने में 20 दिन लगता है। तो 11/20 काम को करने में उसे कितना दिन लगेगा 20 × 11/20, मतलब उसे अब बचा हुआ काम अकेले करने में 11 दिन लगेगा। तो हमारा आंसर ये सेकंड हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digit is always a multiple of। एक नंबर है जो 2 डिजिट का है, और अगर उस डिजिट को पलट दे, मतलब जो इकाई का अंक है उसे दहाई का अंक बना दे, और जो दहाई का अंक है उसे इकाई का अंक बना दे, और दोनों का डिफरेंस निकाले, तो वो किस संख्या से हमेशा डिविजिबल होगा या किस संख्या का हमेशा मल्टीपल होगा। तो एक दो एग्जाम्पल से ही हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए एक 2 अंक का संख्या है 21, जब इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 12, और डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका 21 - 12 9। एक और संख्या लेते हैं, ले रहे हैं, मान लीजिए 27, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, ये कितना आ गया 72, डिफरेंस ले लेंगे कितना आ जाएगा
72 में से 27 जाएगा तो 45। एक और ले लेते हैं 29, इसको रिवर्स कर देते हैं और ये आ जाता है 92। डिफरेंस लेते हैं इसका, तो 92 में से जब 29 जाएगा तो कितना आएगा, ये 63। अब इनमें से हमें बताना है कि जो डिफरेंस है ये वो कौन सी ऐसी संख्या जिससे हमेशा विभाजित होगा। तो ये किस किस से विभाजित है, 1 से, 3 से और 9 से। ये किससे, 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और 45 से। ठीक, ये 1 से, 3 से, 9 से, 7 से भी हो जाएगा और 21 से और 63 से। तो ये 1 से विभाजित है। 1 से तो खैर सारी संख्या विभाजित होती है, तो 1 को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, तो 1 को हम ध्यान नहीं देंगे। ये किसी वजह 3 से और 9 से, ये भी 3 से और 9 से, 5 से भी, 45 से भी, लेकिन कॉमन क्या है, 3, 9, 3, 9, 3, 9, सब में कॉमन है, तीनों में। तो कौन सी संख्या से विभाजित होगा हमेशा, जब किसी संख्या 2 डिजिट वाली संख्या को रिवर्स कर देंगे और उनका डिफरेंस लेंगे तो 9 से, 3 से भी ये होगा, विभाजित होगा या डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे 9 है तो हम आंसर मार देंगे 9। 45वां क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल इफ 2 ऑफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें मान लेते हैं ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। अब कहा गया है कि इसमें से 2 एंगल है ना कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि उन 2 एंगल का सम 90 होगा। तो मान लेते हैं ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, जब इसको इसमें डाल देंगे तो एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री डाल देंगे तो तीसरा एंगल का वैल्यू हमें निकल जाएगा। और तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये तीसरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। 46th क्वेश्चन इज, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 3:1 देन द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर। एक इस तरह का ये दिया हुआ है। ठीक, और बोला गया कि एक्सटीरियर एंगल है ये 60 डिग्री का है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। और बोला गया कि जो इसके अपोजिट का एंगल है वो 3:1 में है, तो इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं x है, तो इस एंगल कितना हो गया 3x, तो ये 3:1 में हो गया। अब एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 4x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 4x क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 4x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 4 15 डिग्री। तो ये हो गया 15 डिग्री सॉरी, और ये हो गया 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 3। 47th क्वेश्चन इज, इफ अ ट्रैवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइन्स then the consecutive interior angles on the same side of the traversal are। तो सबसे पहले 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन से इसे ट्रैवर्सल लाइन से काट देते हैं। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये ट्रैवर्सल लाइन हो गया। तो पूछा कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या हो गया, ये और ये हो गया 1 2, तो 1 एंड 2 हो गया कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो 1 और 2 में क्या रिलेशन है पूछ रहा है। तो मान लीजिए मैं इसे x मानता हूँ, तो ये एंगल 2 भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक,
अब ये कितना होता है, एक लाइन पे एंगल कितना होता है, लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स। तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए, जब एंगल 1 और एंगल 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स। तो ये कट जाएगा, कितना हो गया 180 डिग्री। मतलब जो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम ही 180 डिग्री होता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला है 48th क्वेश्चन। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M एंड लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन N, देन द लाइन्स L एंड N आर। तो स्टूडेंट्स ये मुझे लगता है इस पूरे जो मैथ्स का है सॉल्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान दीजिएगा। तो एक लाइन ले लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या आ सकता है। पहले देखते हैं 2D में, मतलब 2 डायमेंशनल में। ये लाइन M है, ठीक, और लाइन L क्या है, M के परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसके 90 डिग्री में होगा, ठीक। और आगे क्या दिया गया है, एंड लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन N। अगर मैं लाइन N इसे डाल दूँ तो इस दोनों के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ भी। तो इस केस में क्या हो गया, 2D में L एंड N पैरेलल हो गया। तो ये पैरेलल वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको अगर 3D में देखें, तब 3D में ये मान लेते हैं कि लाइन M है और 90 डिग्री पे लाइन L हो गया, ठीक, 90 डिग्री, और एक लाइन है N जो कि M के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो इसके बीच भी 90 डिग्री होगा और इसके बीच भी 90 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में आप कह नहीं सकते, मतलब तो इस हिसाब से तो ये भी आंसर हो गया कि परपेंडिकुलर भी ईच अदर हो सकता है। तो इसमें आप चाहे तो सैनिक स्कूल के अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं कि अगर आपने ये आंसर किया तब भी आपका सही है और ये आंसर तब भी आपका सही है। तो इसको आप याद करके रख लो। आपको हो सकता है कहीं और आपको बस ये दे दिया गया हो, लेकिन नहीं, अगर आपने ये भी मारा है तो आपका आंसर सही है, और अगर आपने ये भी टिक किया है तो भी आंसर आपका सही है। लेकिन अगर आपकी क्लास तक अगर 2D में भी देखें तो आंसर पहला वाला होगा, दूसरा अगर 3D में देखेंगे तब होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर पहला वाला होगा। लेकिन अगर आपने नहीं मारा है, ये मार दिया है, तो भी ये गलत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन का बात नहीं किया गया। तो आंसर आपका 1 और 2 दोनों होगा। इसे आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। 49th क्वेश्चन है, फ्रॉम द पाई चार्ट द शेयर्स ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर फूड एंड फ्यूल रेस्पेक्टिवली। तो फूड कितना दिया हुआ है 61% और फ्यूल दिया हुआ है 5%। तो 100% कितना को रिप्रेजेंट करता है, 100% रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को, ठीक। तो 1% कितना को रिप्रेजेंट करेगा 360 अपॉन 100। तो 61% कितना को रिप्रेजेंट करेगा 360 100 गुना 61। तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 219 प्लस इतना आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, फूड का हो गया। और फिर देख लेते हैं फ्यूल के लिए। फ्यूल का कितना है 5% के लिए 1% का इतना था, तो 5% का कितना आ जाएगा 360/100 × 5। इसे आप करेंगे तो ये 18 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ये सेकेंड वाला। मैथ्स का लास्ट और 50वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ पाई चार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाई चार्ट का फिगर कैसे होता है। ये होता है इस तरह का। तो ये किस शेप का है, सर्कल शेप का है, इसलिए इसे सर्कल चार्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने मैथमेटिक्स के 1 से लेकर 50 तक के सारे सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। आप इन्हें देख लीजिएगा और अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।